आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत तगड़े तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? ओके, मूड ऑफ है, क्या हो गया भाई? गुड नून जी, गुड नून। चलो एक बार जल्दी सारे बच्चे कनेक्ट कर जाओ। आज डाउट सेशन का क्लास का मतलब हमारा ये है कि एक तो हमें कल वाला टॉपिक जो है स्टेट वाइज जो कर रहे थे वो वाला कंप्लीट करना है, और एक आज मैं आप लोगों को अमेंडमेंट सारे करवा दूंगा, एक अमेंडमेंट सारे करवा दूंगा। ओके, ये दो चीज कंप्लीट करनी है आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तुम सुनाओ। शुरुआत करें भाई सेशन की आज। ओके सर, आप वाईटी पे बहुत क्लास लेते हो, अनअकैडमी पे क्यों नहीं लेते हो? यार वाईटी पे भी कहाँ लेता हूँ मैं। वाईटी पे मेरी 2 क्लास होती है मैक्सिमम, ठीक है। और अनअकैडमी ऐप पर एक तो सुबह वाली अभी जो नहीं ले रहा हूँ, दोपहर वाली होती है, और कभी कभी स्पेशल तो यहाँ पे 3 रहती है, यहाँ पे 2 रहती है, ठीक है। तो ज्यादा क्लास मैं ऐप पे ही लेता हूँ। इतना शॉर्ट भाई आज ही डाला है मैंने सी वाला ना। सर प्लीज अमेंडमेंट आज, क्योंकि सारा करवा दूंगा आज, मैं अमेंडमेंट पूरा करवा दूंगा। ओके सर, आप वाईटी पे क्लास मत लिया करो, हमें दुख होता है पैसे देने का। वैसे वाईटी पर इतना ज्यादा कंटेंट जाता नहीं है, वहां पे जनरली क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। और पेड वाला कंटेंट तो नहीं जाता है। जो पेड पे रहता है कभी कभार होता है कि पेड वाला कोई कंटेंट जा रहा हो, अधिकतर तो ऐसे ही रहता है। ओके, आज तो उसका आ गया है। ओके, 3:30 से 4 स्टैटिक जीके कर दिया, और 4:30 से लेकर फिर ट्यूशंस कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। अब मैं थोड़ा सा ना, मैं भी टाइम पर 5-10 मिनट पहले फ्री कर दूं ताकि तुम लोग ट्यूशन के लिए प्रिपेयर हो। प्रॉफिट होता है, प्लीज बंद मत करना। नहीं नहीं, मैं क्लास लेता रहूंगा यार, सब जगह क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों जगह। सर आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों भाई, दुखी क्यों हूँ? हाँ, आशुतोष डेली भेजता है भाई, ये पहले सुबह भेजता था, अब शाम में भेजने लगा है। सुबह क्लास में 1-2 दिन से नहीं ले रहा हूँ इसलिए। चलो ओके। सर गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, तो गर्लफ्रेंड थोड़ी, तो किसी और की वाइफ हुई। सुमित सर लीव कर दिए क्या? देखो यार, कल तुम जीतू सर का बोल रहे, जीतू सर मतलब टीम में मैंने बात की थी, तो जीतू सर तो क्लास ले रहे हैं, तुम कहते जीतू सर ने छोड़ दिया, ठीक है। आज ना ऐसे ही मैं कहीं पढ़ रहा था जस्ट आपके क्लास से थोड़ी देर पहले कि हम लोग ना और ये वाली जो लेट गो वाली फीलिंग है, ये एक विकास सर ने भी एक वाईटी सेशन में कही थी, और मैं भी एक अभी आर्टिकल पढ़ रहा था कि लेट गो, ठीक है, लेट गो, ये वाली चीज। ये डिस्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मेरी उम्र चली गई हो डिस्ट्रैक्शन वाला, चिंता मत करो। तो राधे राधे जी। तो एक चीज है, जब जिसको लगता है ऐसा, हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश टीचर में, सर क्या करें, हिंदी मीडियम से हैं और टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। देखो यार, इंग्लिश में वो लिखते हैं लेकिन बोलते तो हिंदी में ही है। कल रहमान सर की क्लास में कुछ लोग बोल रहे, सर ने भगा दिया होगा, सर ने भगा दिया होगा, ठीक है। तो लेट गो करने वाली थोड़ा फीलिंग क्रिएट करो। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कुछ और बेटर लिखा हो, तुम्हारे ख्यालात सब कुछ किसी और के साथ मिलने लिखे हो, तो ऐसा वाला ज्यादा परेशान, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कौन कह रहा है सुमित सर ने छोड़ दिया? कौन कह रहा है? अभी चेक कर लेते हैं। सुमित सर की प्रोफाइल 1 सेकंड से पहले दी जाती है। नहीं यार, मेरे हिसाब से तो नहीं किया। 1 सेकंड, नहीं किया भाई, नहीं किया। नहीं यार, मेरे को तो नहीं दिखा रहा है। आज ही क्लास था बस, ठीक है।
ओके भाई, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। नहीं भाई, ठीक है। नहीं, ऐसा तो नहीं, इसमें सिर्फ क्लास चल रही है भाई। चलो स्टार्ट करें। आज देखो दो तीन चीजें हैं, पहले तो हम स्टेट वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अमेंडमेंट वाला कंप्लीट करते हैं। पहले कौन सा करूं, पहले अमेंडमेंट करवाऊं या स्टेट वाला करवाऊं, जो बोलो। पहले अमेंडमेंट फटाफट खत्म करते हैं, फिर वापस से स्टेट पे आते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से, दोनों पीडीएफ है मेरे पास। पहले हम अमेंडमेंट कंप्लीट करते हैं, आसान सा है, 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, इसको खत्म करते हैं। चलो जी, अब पहली बात, सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है? पहली बात सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, अगर संविधान में कुछ चेंज लाना है, कुछ संशोधन लाना है, ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 368 में 368 के अंदर ये बताता है कि संविधान में कुछ बदलाव लाना है तो इस आर्टिकल का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो जी, लोकसभा राज्यसभा, ये लोकसभा है, राज्यसभा है, एक बिल इसके पास है, और उसी बिल को ये भाई साहब अगर दोनों एग्री करते हैं, मान लो बिल बिल ऐसा समझ लो, मैं हमेशा हमारा और मम्मी का एग्जांपल लेके एडजस्ट करता हूँ। ये तुम हो, समझ लो ये शालिनी है। शालिनी ने बोला कि मम्मी घर में कार आएगी होंडा सिटी, प्लीज मुझे दिला दो। तो मम्मी ने कहा नहीं बेटे, बहुत महंगी पड़ेगी, ऐसा ऐसा नहीं है। तो बाद में इन्होंने कहा नहीं मम्मी, अगर तुम नहीं दिलाओगे मैं रो दूंगी, ये कर दूंगी, तो मम्मी मान गए। तो राज्यसभा में शालिनी ने कार की डिमांड सामने रखी और बिल बताया कि मम्मी 13 लाख रुपए 14 लाख रुपए की आएगी। मम्मी शुरू में थोड़ा नाराज हुई, फिर मम्मी ने भी एग्री कर दिया, चलो भाई एग्री कर लेते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों कार लेने के बिल को, मतलब 13-14 लाख रुपए जो खर्चने हैं, वो एग्री कर गए, एग्री कर गए। फिर यहाँ पर बैठे हैं पापा, क्योंकि चेक तो अल्टीमेटली इनको देना है। तो पापा इज हेयर रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट। तो ये कार वाला जो बिल है पापा के पास पहुंचा, पापा ने जैसे 13 लाख का बिल देखा, एकदम पैरों तले जमीन सरकने वाला फीलिंग आ गया, नहीं भाई नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ रिजेक्ट। तो इनके पास जो बिल आया वो रिजेक्ट हो गया। दोबारा फिर शालिनी जो है काफी उदास हो गई, शालिनी ने कहा नहीं नहीं हम नहीं। शालिनी ने कहा नहीं मम्मी देखो, अगर तुम अपनी लड़की से प्यार करती हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। दोबारा इस बिल को मम्मी ने पास किया, और इस बार मम्मी ने जब बिल पापा को दिया तो आंखें दिखाकर बिल दिया, पापा मना ही नहीं कर पाए, तो पापा ने साइन कर दिया। तो अभी तक तो बिल था कि 13 लाख रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन जब पापा ने साइन कर दिया यानी चेक पे साइन हो गया, अब वो कानून बन गया, वो एक्ट बन गया। तो बिल क्या है, जब तक लोकसभा राज्यसभा से वो पास हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, वो बिल ही रहेगा। जैसे ही उस बिल के ऊपर राष्ट्रपति अपना साइन कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने आज सीएए के बारे में बात की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये 1955 के अंदर एक एक्ट आया था नागरिकता को लेकर, इस एक्ट के अंदर संशोधन लाया गया। तो दिसंबर 2019 के अंदर इसको पास कर दिया गया दोनों सदनों के अंदर, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। लागू इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि क्योंकि यहाँ पर रूल्स तैयार नहीं हुए थे, रूल्स तैयार नहीं हुए थे। तो रूल्स अब जब तैयार हो गए हैं, तो ये जाके जो है पास कर दिया। तो इन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले हम लोग लेकर आएंगे, हो गया, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर सीए जो है लागू हो गया वैसा वाला। हाँ अब लागू हो गया है, आज लागू हो गया भाई। लागू जैसे कल हुआ था, 11 तारीख को उन्होंने बोल दिया था, और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर सिटीजनशिप जहां पे हम भरते हैं वहां पे आ गया था, तो वहां पे पता चला। अब इधर आओ, अब हम ये कहते हैं सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में। पहली बात, आज की डेट में मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो लगभग 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मुझे याद करना है। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में लास्ट में बता दूंगा। देखो जी, सबसे पहले समझना है, हमने क्या बोला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था, 1951 के अंदर आया था। क्या बोला इन्होंने, देखो इन्होंने सबसे पहले बोला, जो पहला चीज लेके इन्होंने कहा कि हमारे संविधान में 9th शेड्यूल को जोड़ दो। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, उन्होंने बोला कि 9th शेड्यूल के अंदर जोड़ दो, पहला पॉइंट। और दूसरा जो हमें याद करना है, इन्होंने बोला कि जितने भी लोग सोशली और इकोनॉमिकली पीछे रह गए, उनके लिए कुछ प्रोविजन लेकर आएंगे। तो पहले दो पॉइंट समझ में आ गए। अगर मेरे पास पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो उसने क्या बोला, इसने कहा 9वें शेड्यूल को जोड़ो, और दूसरा क्या बोला, दूसरा ये बोला कि सोशली और इकोनॉमिकली जो लोग पिछड़े गए हैं उनको आगे लेके आना है। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे सारे याद करने नहीं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज याद करनी। आगे आ जाओ, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1952 में आया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला था कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो एक मेंबर लगभग 7.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस हल्का सा याद करें, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तीसरा और चौथा याद करने की जरूरत नहीं, तो मैंने पहले पेज पे सिर्फ पहले दो याद किए। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया सर, 1951 में आया। इस अमेंडमेंट के थ्रू मुझे दो चीज याद करनी है। पहली चीज,
सर 9th शेड्यूल को जोड़ने की बात की गई, क्योंकि पहले 8 ही थे तो एक शेड्यूल ये जोड़ा गया। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो लोग पिछड़े रह गए थे, इकोनॉमिकली तौर पर पिछड़े रह गए थे, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात की गई है। ये हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अगर मैं सेकंड अमेंडमेंट बिल के बारे में सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं 1952 के बारे में, इसके अंदर हमें क्या पता चला, इसके अंदर एक बेसिक सा पॉइंट आपको याद रखना है कि लगभग 7.5 लाख लोगों के ऊपर एक लोकसभा की सीट होती है, बस ये हल्का सा याद रखना है, लमसम सा। बोलो मामला क्लियर हो गया? थोड़ा आगे चले, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 5। नंबर 5 याद करने की जरूरत है कि नहीं याद करना? नंबर 6 नहीं करना, नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 7 पहला याद किया है, दूसरा याद किया, अब मैं 7वां याद कर रहा हूं, ठीक है? इधर आओ। 7 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। 7 क्या कहता है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। देखो जी, अगर मेरे पास 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, पहली चीज, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, जब हमारा देश आजाद हुआ तो पूरे देश भर को कुछ भागों में बांट दिया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 भागों में बांट दिया। इस पूरे को इकट्ठा करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया। दोबारा बोलो सर। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ना हमारा पूरा देश 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है? इन सबको मर्ज करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, पहला पॉइंट। दूसरा, एक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक। सर आपकी पीडीएफ कैसे लोड हो गई, क्यों नहीं हो रही क्या? ठीक है सर, अमेंड से पहले कितना था, अमेंड से पहले कितना समझा नहीं, 552 प्रोविंसेस था, उनको इन राज्यों में तोड़ा गया था। अब ऐसा राज्य बने ही नहीं थे जब, तो ये 7th के बाद ये वाली, ठीक है? बाकी एजुकेटर की नहीं हो रही, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो रही है तो जब तक एंजॉय करो। अब ध्यान से सुनना, कॉमन हाई कोर्ट, यानी एक हाई कोर्ट जो है एक से ज्यादा राज्यों को कवर करता है, एक से ज्यादा राज्यों को कवर कर सकता है, हाँ। तो इन्होंने बोला, अच्छा एक चीज बताओ, एक हाई कोर्ट जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों का बन सकता है, दोनों का बन सकता है। ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह रहा है। ये क्या कह रहा है, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे याद करना है, ज्यूरिडिक्शन कौन नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब एक और याद रखना, एक गवर्नर एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, गवर्नर मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, ठीक है? एक से ज्यादा राज्यों का सिंगल राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है? इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर मैंने 3 चीज याद किया, कॉमन हाई कोर्ट, एबीसीडी तोड़ के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और आखिरी क्या बोला मैंने, गवर्नर बोल दिया। आखिरी क्या बोला मैंने, गवर्नर बोल दिया। ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशन है। अब 8वें के अंदर आपको हमेशा पढ़ते चले जाना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस के लिए 8वें शेड्यूल में पहली बार 1960 में संशोधन किया गया था कि इनको इमरजेंसी देना होगा। हमने कहा ट्रू। चलो अब मैं 3 पॉइंट बोलता हूं, इधर। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था? पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में आया था। एक तो इसने 9th शेड्यूल को जोड़ा था, 9th शेड्यूल को जोड़ा था, और दूसरा क्या किया था कि सोशली और इकोनॉमिकली जो पीछे रह गए उनके लिए कुछ काम करना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1952 में आया था। इस एक्ट में मुझे क्या पता चला था? इस एक्ट में ये पता चला था कि 7.5 लाख लोगों के ऊपर एक लोकसभा की सीट बिठाने की बात की जा रही है। हमने कहा ठीक बात है। उसके बाद मैंने सीधा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1950, आगे क्या 1956, याद रखोगे हाँ के ना? अब ध्यान से सुनना, इन्होंने भी 3 चीजों बात की। इन्होंने कहा एक तो कॉमन हाई कोर्ट हो, कॉमन हाई कोर्ट हो एक से ज्यादा राज्यों के लिए। फिर इन्होंने बोला कि कॉमन गवर्नर हो सकता है, कॉमन गवर्नर हो सकता है एक से ज्यादा राज्यों के लिए। और लास्ट हमने पार्ट बोला था कि अलग अलग भाग, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी, इनको तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बनाने की बात की गई है। बोलो इतनी बात समझ में अब आ गया हो? सर 8वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? सर 1960 में आया था। ध्यान से सुना, 8वें के अंदर 3 चीजों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस, इन सबको रिजर्वेशन देने की बात की गई है। आने वाले 10 सालों तक रिजर्वेशन देने की बात यहाँ पे की गई है। चलो भाई यहां तक मुझे याद हो गया, 10 तक अपने को मामला डन है। आगे आ जाओ। उसके बाद सीधा आते हैं हम 9th याद करने की जरूरत है नहीं करना है, 10th, हाँ यहां से अब हमें याद करना है। चलो सर अमेंडमेंट 2 फॉर, सारे याद नहीं कर सकते यार हम लोग हर चीज। देखो
105 105 के 105 याद नहीं करने हैं अपने को, जो इंपॉर्टेंट है वही याद करने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर हर एक के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये मुझे लगता है एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलो इधर आ जाओ। सबसे पहले हम 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं। 10th में क्या लिखा गया, दादर एंड नागर। पहले याद कर लो, दादर एंड नागर। इतनी बात समझ में कि 1961 में इनकॉर्पोरेट हुआ है दादर एंड नागर हवेली यूनियन के अंदर। तो सबसे पहले मुझे 10 नहीं दादर है, 10 नहीं दादर है, 10 नहीं दादर है। इतनी बात समझ में आ गई। 11th को छोड़ो, सीधा 12th पे आओ। सबसे पहले तुमने दादर याद किया, अब दादर से थोड़ा आगे जाते हो, इनकॉर्पोरेट में शामिल हुए थे, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल हुए थे। जब तुम दादर एंड नागर से थोड़ा सा आगे चले जाओ, ठीक है, थोड़ा सा आगे चल जाओ तो गोवा आता है, ठीक है, गोवा आता है। तुम्हें क्या याद रखना है कि 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में तो दादर है, दरार है, और 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 62 में एक साल आगे गोवा, दमन एंड दीव है, गोवा, दमन एंड दीव। इतनी बात समझ में आ गई। 12 था। 13 में जब हमने बात की, 13 में 13 नाग होगा, 13 नाग है, 13 तो ये नाग हम यहां से याद कर लेंगे, नाग हम यहां से याद कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। आगे आ जाओ। 14th में तो जैसे ही तुमने नाग को देखा तो तुम पुद्दू बन गए, वो नकली नाग था तो पुद्दू बन गए, नकली नाग था। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 10th, फिर मैंने याद किया 12th, फिर याद किया 13, फिर याद किया 14। इन तीनों का साल एक है, 62 है, सिर्फ एक एडिशनल था 61। यहां तक मुझे समझ में आया। एक बार लिख के देखें जरा, इधर आ जाओ। सबसे पहले हमने लिखा 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया कब था सर, 61। पहले तो याद रखो। तो 10 में क्या पड़ी, 10 में पड़ गई दरार, तो दरार नहीं वो दादर था, दादर। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद 11th मिस करके सीधा मैं 12th पे आया था। 12th अमेंडमेंट एक्ट, 13th, 14th, इनके ईयर लिख दो सर, इन तीनों के ईयर है 1962। अब 12 में क्या हुआ, चलो भाई 12 में पहले तुम दादर से निकले तो कहां पहुंचे सर, हम गोवा पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे, गोवा, गोवा, दमन एंड दीव, गोवा, दमन एंड दीव। बोलो भाई बात क्लियर। 13 में क्या होता, 13 में नाग है, 13 नाग है, 13 नागालैंड, नागालैंड। अब उसको बना दिए बेवकूफ, अरे बुद्धू बना दिए, बुद्धू नहीं पुद्दू बनाया, पुद्दू बनाया, पुद्दुचेरी। बोलो भाई यहां तक याद हो गए, 14 तक, 14 तक कहानी डन, क्लियर इतना। अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं, मुझे बताना है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या पढ़ा था, 1956 में क्या पढ़ा था, कोई मुझे बता सकता है क्या। सर एक तो हमने पढ़ा था कॉमन हाई कोर्ट, अच्छा, और सर कॉमन गवर्नर, और सर भाग बदल के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए थे। इतनी सी बात मुझे याद है। अच्छा मुझे बताओ, SC ST और एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, कौन सा अमेंडमेंट है, रिजर्वेशन के बारे में कौन सा अमेंडमेंट है सर, 8वां। आया कब था सर, ये आया कब था, 56 में ही तो आया था सर, 60 लगा दो, कितने में, 60 में। बात समझ में आई। अच्छा मुझे जल्दी बताओ, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट ने, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा पहला अमेंडमेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था सर, 1951 में। इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इनको अरेंज करना है, ध्यान से सुनना, इनको अरेंज करना है, गोवा, दादर, पुद्दू, नागा, इनको भारत के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। 1 2 3 4 ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, कैसे इनकॉर्पोरेट किया था सर, पॉलिटी रिस्टार्ट हो गया क्या, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, आंसर लगाओ। सबसे पहले दादर, तो दादर, उसके बाद गोवा, गोवा, नाग, नाग, पुद्दू, पुद्दू। तो 2 1 4 3 जिसका आ रहा है वो सही है। 2 1 3 4 क्यों लगा रहे हो भाई तुम लोग, नाग पहले आएगा ना, नाग पहले आएगा, नाग तेरा तेरा, तब बोला था, तभी तो कहा था नकली है वो भाई, क्लियर है। आगे आ जाओ, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारे पास 15 में क्या कहता है कि रिटायरमेंट एज जो हाई कोर्ट की जजेस की 60 से बढ़ाकर 62 कर देगा। इंपॉर्टेंट है, कब, 63 की बात है। 62 में हमने बाकी सारे याद किए थे, 63 में ये है 60 से लेकर 62 रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई। अब थोड़ा आगे आ जाओ, नेक्स्ट इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनको भी छोड़ दिया, 19 छोड़ दिया, 20 छोड़ दिया, 21 इंपॉर्टेंट है। देखो अभी याद कर लो तुम, 21 71 92 याद कर लोगे, ये तीनों किससे जुड़े हैं, लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। 21 71 92 तीनों लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, अगर मेरे सामने 21 आ रहा है तो यहाँ पे सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 15th लैंग्वेज 8th शेड्यूल के अंदर। पहली बात, टोटल लैंग्वेज कितनी थी, ओरिजिनल 14, कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 8। अब कौन सी जोड़ी गई है, 15वीं, कौन सी भाषा है, सिंधी। एक ही तो याद करना था। इस पूरे पेज मैंने 2 याद किया, इस पूरे पेज में 2 याद किया, कौन कौन से, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा,
15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? ईयर चाहिए मुझे, ईयर चाहिए। ईयर कौन सा होगा? 1963। 1963 क्या हुआ था? 60 से रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर 62 कर दी गई है हाई कोर्ट के जजेस की। बोलो बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा ध्यान सुनना। अगर मैं 21st कह रहा हूं अमेंडमेंट एक्ट आया कब था, मुझे आने वाला ईयर चाहिए। 67, बहुत बढ़िया, लगाओ आंसर, लगाओ जी। 67, यहाँ पे क्या था? सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। कौन सी लैंग्वेज बनी थी? सिंधी। सर 15वीं लैंग्वेज है। कौन से शेड्यूल में? सर 8वें शेड्यूल में। और 9वां शेड्यूल हमने ऐड कब किया था? सर पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। क्लियर है? आगे चलें जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 22 करना है नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट पहले उनको करो, ठीक है? सीधा आ जाओ। 23, सर अभी हमने एक पढ़ा था ST SC और एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन की बात की। कौन सा अमेंडमेंट पढ़ा था? 23 से पहले कौन सा अमेंडमेंट आया था जहां पे हमने ये पढ़ा था? सर 8वां। कौन सा आया था? 8th आया था। तो अब मुझे क्या याद रखना, 8 और 23 दोनों में रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। 8 और 23 रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आ गई? अरे यार, ठीक है, इतना मामला क्लियर है। अब थोड़ा आगे आते हैं। फिर आता है 24th। क्या पढ़ने की जरूरत है? नहीं, अभी छोड़ देते हैं। 25th बस एक बार ध्यान से देख लेना, जहां पर डीपीएसपी के 39B और 39C लागू होंगे वहां पर आर्टिकल नंबर 14, 19, 31 फ्लोप हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हमने क्या बोला कि जहां पर 39B और 39C लागू होंगे वहां पर आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 31 वैलिड नहीं होंगे। ये 25th के अंदर है। दिमाग में कहीं पिक्चर बना के रख लो कि 25th 25वां हमको क्या कहता है? 25वां 1971 में हम लोगों को बोला कि 39 लागू होगा, तो 14, 19, 31 लागू नहीं होगा। अभी तक इस पूरे पेज के अंदर, ठीक है, इस पेज के अंदर पूरा हमने क्या पढ़ा? सिर्फ 23वां शेड्यूल पढ़ा, जो मेन अब तक पढ़ा था। 23rd, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्या 26 पढ़ना है, 27 पढ़ना है? नहीं पढ़ना। फिलहाल इस पूरे पेज के अंदर क्या पढ़ा? 23rd और 25th। दो याद हो गए? दो याद हो गए? आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब आता है 28th। अभी फिलहाल छोड़ रहा हूं। उसके बाद 30th अमेंडमेंट, 31st अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31वां संशोधन, 31वां संशोधन 1972 में आया था और इस संशोधन के थ्रू लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। ये तुम्हारे पेपर में पता नहीं कितने बार आ चुका है। लोकसभा की सीटें 25, एक बार और बताऊं यार, 25 का सीधा सा मतलब ये है, अगर डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 39B और C लगा होगा तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 31 वैलिड नहीं होंगे। मतलब डीपीएसपी सुप्रीम हो जाएगा उन आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, ये मुझे याद रखना है। तो 31st क्या होगा? लोकसभा की सीटें बढ़ाने का काम है। अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है 33 नहीं पढ़ना है, 34 नहीं पढ़ना है, 35 नहीं पढ़ना है। 35 थोड़ा सा देख लेंगे, बस एक चीज ध्यान रखना, पहले 31 में सीटें बढ़ाओ, 35 और 36 में सिक्किम स्टेट याद होनी चाहिए। देखो, सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा 1974 35वां संशोधन और 36वें संशोधन में सिक्किम को राज्य बना दिया गया था, फुल फ्लैग्ड स्टेट बना दिया गया था। वापस आ जाओ, आ जाओ इधर। देखो लिखते चलो, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में तुमने क्या पढ़ा था? सर पहले में हमने पढ़ा था कि 9th शेड्यूल होगा, 9th शेड्यूल को जोड़ेंगे, सोशली इकोनॉमिकली जो पीछे रह गए उनके लिए स्पेशल कुछ काम करेंगे। उसके बाद तुमने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था। कब पढ़ा था? सर 60 में। क्या बात सही है? हाँ, ये 60 ठीक है क्या? हाँ के ना? क्या 60 ठीक होगा? जल्दी सोचो। नहीं सर, गड़बड़ लग रही है कुछ। 52 होगा भाई, ये भी तो याद रखना है ना। कितना होगा? 52 होगा। आगे आ जाओ। सेकंड में क्या जोड़ा था? 7.5 लाख लोग, 7.5 लाख लोग एक लोकसभा की सीट के पीछे हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था? उसके बाद 7वां शेड्यूल, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? सर 1956 में आया था। इसमें क्या बात हुई थी? सर कॉमन हाई कोर्ट के बारे में बात हुई थी, कॉमन गवर्नर के बारे में बात हुई थी और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात हुई थी। ये हमको याद है। क्लियर अभी मामला? आगे आ जाओ। सर इसके बाद 8वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 23वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों पर बात की गई थी जहां पर SC ST और एंग्लो इंडियन इनकी रिजर्वेशन के बारे में बात की गई। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। अगर मुझे दादर देखना है, मुझे गोवा देखना है, मुझे दमन एंड दीव देखना है, मुझे नागा देखना है, मुझे पुद्दुचेरी देखना है, लिख दो जरा। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बोलो बात समझ में आ गई? इन तीनों का साल 1962 है, इसका साल 1961 है। बोलो भाई बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। सर अगर मैं कहूं लोकसभा की सीटें
525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, कौन सा अमेंडमेंट है? लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545, 31st अमेंडमेंट है। आ गया। अगर मैं तुम लोगों से ये बोलूं कि सिक्किम को एक एसोसिएट राज्य बनाया गया है, सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया है, कौन सा अमेंडमेंट होगा? सर अमेंडमेंट होगा 35th अमेंडमेंट। मुझे साल भी बताओ, ईयर कौन सा होगा? सिक्किम को एक राज्य बना रहे हैं, सिक्किम को एक राज्य बना रहे हैं, कौन सा अमेंडमेंट होगा? सर 36th अमेंडमेंट होगा विद ईयर 1974 1975। बोलो भाई कोई दिक्कत? सिंधी को हम एक भाषा बना रहे हैं, सिंधी को एक लैंग्वेज प्रमोट करें, कौन सा अमेंडमेंट आएगा? सिंधी को एक लैंग्वेज प्रमोट करें, कौन सा होगा? सर 21वां होगा, 21वां शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल नंबर 8 है। और कौन सी भाषा है? 15वीं भाषा है, 15वीं लैंग्वेज इसको जोड़ा जा रहा है। बोलो बात इतनी समझ में आ गई हमें? अच्छा मुझे एक चीज और बता दो, 25वां संशोधन 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है? 25वां संशोधन, आंसर लगाओ। 21 होगा, 25वां क्या कहता है? जहां पर 39B और 39C लगा होगा वहां पर आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31 लागू नहीं होंगे। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? एक ही चीज के लिए दो अमेंडमेंट कैसे? कौन सी चीज जो सिंगल अमेंडमेंट? देखो यार, जो 8वां और 23वां था ना, उसमें कहा था कि आने वाले 10 साल तक रिजर्वेशन दे रहे हैं, आने वाले 10 साल तक रिजर्वेशन दे रहे हैं। फिर 10 साल के बाद फिर संशोधन किया गया कि अब बढ़ाएंगे, फिर आने वाले 10 साल बाद फिर कहेंगे फिर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुधार कीजिए, कहां रह गया? मैंने 11 लिख दिया क्या? ओके, 12 है तो 12 13 14, ठीक है भाई, ये लो 12 13 14। ठीक है जी, क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूं वो मैं क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं ना, अंडरलाइन कर रहा हूं। आपको क्यों लिखना है? याद करो मेरे साथ क्लास में, क्यों लिखना है? अभी लिखने की जरूरत तो है नहीं। कॉमन गवर्नर का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा राज्यों के लिए गवर्नर हो जाए, एक से ज्यादा राज्यों के लिए। जैसे मान लो कोई गवर्नर पंजाब का है, तो उसे कह दिया हरियाणा का भी कोई गवर्नर नहीं आ रहा, आप संभाल लो। कह रहा संभाल लूंगा। कह रहे चंडीगढ़ का, हाँ कह रहा वो भी देख लूंगा। तो कॉमन गवर्नर, ऐसे ही तो हम कहते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का हाई कोर्ट कॉमन है, तो इन तीनों का गवर्नर भी कॉमन हो सकता है। तो इसी तरीके से कॉमन गवर्नर के बारे में बात करें। ठीक है, चलो जी। अब आता है 37, नहीं करना है। 38 नहीं करना है। 39 नहीं करना है। 40 करेंगे सीधा, इधर आ जाओ, 40 करेंगे। भाई याद हो रहा है सबको? थम्स अप ठोक दो एक बार, थम्स अप ठोक दो। चलो डाउट देख लेते हैं। इस कोर्स में और भी क्लासेस ऐड होंगे? हाँ यार 40 से ज्यादा होंगी। सर को अब 12 कर दिया भाई। सर मुझे आर्टिकल वाली पीडीएफ नहीं मिली, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और बताओ। ठीक है यार, आजकल ना बता रहे हैं, उसी को नोट करना, रिवीजन करना, उसी को मेजर तौर पर उसी को रिवाइज करना आप लोगों को। ठीक है, मेजर उसी को रिवाइज करना है। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, मैं देख लूंगा यार, जिसका नहीं होगा मैं डाल दूंगा दोबारा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 8 और 23 को एक्सप्लेन सर प्लीज। अदिति देखो ऐसा था यार कि ना पीवाईक्यू क्वेश्चन का 1% मैक्सिमम कितना स्टेट का गवर्नर हो सकता है? एन, एन आंसर होगा, एन नंबर ऑफ, ऐसे फिक्स नहीं है। एन नंबर ऑफ कितना भी हो सकता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। उसने लिखा ना मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट का मतलब एक से ज्यादा कितनी भी। ठीक है, चलो अब 8 और 23 का एक्सप्लेन सुनो। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो शेड्यूल ट्राइब के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग और एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? सब समझते हैं ना एंग्लो इंडियन क्या होता है? वो एंग्लो इंडियन का मतलब, हाँ हो सकता है यार, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब पता है ना, पापा विदेशी मम्मी देसी, ऐसा ऐसा करके आता, मतलब एक जो है ब्रिटिश से होना चाहिए था, ब्रिटिश से होना चाहिए। तो ऐसे में हमें समझ में आ गया कि अगर ऐसे लोग हैं तो भारत में संख्या तो कम है। अब ये एंग्लो इंडियन क्यों बोलते होंगे यार? जब अंग्रेज रहते थे यहाँ पे, अब बहुत सारे अंग्रेजों ने हिंदू महिलाओं से भी शादी की है। ठीक है, उनके बच्चे हैं, तो भारत में ही रहे हैं वो, तो वो यहीं पे रह रहे हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ना एंग्लो इंडियन को आगे लेके आया गया
लेकिन अभी रिसेंट में तो हमें पढ़ा था कि अब तो इसको खत्म कर दिया गया, मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन की जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरूरत नहीं लग रही, इतने लोग ज्यादा नहीं बचे। तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियन तीनों के लिए ना 10-10 साल के रिजर्वेशन पे काम कर रहे थे कि 10 साल तक तुम्हें रिजर्वेशन जरूरत है, तुम मिलेगी, फिर अगले 10 साल बाद सोचेंगे, फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे, ऐसा वाला। फादर इंडियन मदर अंग्रेज नहीं, जनरली ऐसे बोलते हैं पापा विदेशी मम्मी देसी, ऐसा जनरली एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, चलो। तो अब ये कह रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि अब हमें सीधा पढ़ना है 40th अमेंडमेंट। 40th में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जो भी समुद्र के अंदर हमारा एरिया होता है उसको हम ईईजेड बोलते हैं। ईईजेड का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और मैरीटाइम जोन, इसके ऊपर कुछ अगर हमें कानून बना तो पार्लियामेंट बना देगी। ईईजेड बस ये रख लेना, पानी के ऊपर कोई भी कानून बनाना है तो 40 पूरा बड़ा ओशन है, पूरा बड़ा ओशन है, ओशन को याद रखो। 200 नॉटिकल माइल एकदम ठीक है, लेकिन हमें बढ़ाना घटाना भी हो सकता है, तो इसके लिए पार्लियामेंट कर सकती है। हमने कहा ठीक है, तो वो 40 का 0 ओशन है। ठीक है, उसके बाद आता है 41st। यहाँ पे क्या लिखा है, जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं, 60 से उम्र 62 कर दी गई। अच्छा, 15वें संशोधन में क्या था, 15वें संशोधन में भी हमने कुछ पढ़ा था ना, ऐसा क्या पढ़ा था, हाई कोर्ट के रिटायरमेंट, हाई कोर्ट का कोई जज है तो रिटायरमेंट की एज 60 से घटाकर 62 कर दी गई है। 60 से 62 2 साल एक्स्ट्रा कर दिए गए। जनरली कोई सरकार नौकरी पे होता है, रिटायर कब होता है, 60 ईयर में रिटायरमेंट होती है ना, पहले 58 था, 60 साल की उम्र में। पर ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजेस आते हैं, वो ज्वाइन लेट करते हैं तो उम्र बढ़ा दो इनकी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होगी। ठीक है, थोड़ा और बढ़े आगे। हमने कहा 41st में क्या है भाई, सर्विसेज में बढ़ानी है। 40th में देख ले ईजेड है, और हमने इसके बाद देखा, इधर आओ जल्दी से मुझे बताना, 35th में क्या पढ़ा था, 36th में क्या पढ़ा था, ठीक है, 40th में क्या पढ़ा है, और 41st में क्या पढ़ा है। चलो 4 अमेंडमेंट है, ताबड़तोड़ आंसर लगा दो। सबसे पहले 35th में पढ़ा था कि सिक्किम को एसोसिएट राज्य बना रहे हैं, एसोसिएट राज्य बनाएंगे, एसोसिएट एक हमने याद कर लिया। फिर सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया, ये दोनों हमको याद हो गया, हटाओ इसको। 40th में क्या गया, ओ मतलब ओशन, ईईजेड का लेवल बढ़ाना घटाना है। 41st के अंदर हमने क्या किया कि जो भी बंदा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें शामिल है ना, 60 से 62 उसकी रिटायरमेंट की एज कर दो। और 42 क्या कहता है सर, इसी को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को क्या कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को अच्छे से करना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाओ आगे, ये है 42nd अमेंडमेंट, अच्छे से रट लो, मैंने 42nd लिखा है ना, हाँ ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हमसे पूछता है। चलो सबसे पहला हमसे पूछा गया, इट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बिल्कुल छोटा संविधान के रूप में जानते हैं हम लोग कि छोटा सा संविधान है हमारा, बहुत सारी चीजें बदली गई। सबसे पहला स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। सबसे पहला प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी 3 वर्ड को जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी को भाग 4A में जोड़ा गया। प्रेसिडेंट बाउंड द एडवाइस ऑफ कैबिनेट छोड़ दो। 3 डीपीएसपी को जोड़ा गया, 39A, 43A और 48A, इन तीनों को जोड़ा गया। आर्टिकल याद करवा दिए थे ना, इन तीनों को जोड़ा गया, तीनों याद कर लोगे। उसके बाद स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वेट मेजर है और जस्टिस है, ये 5 चीज उठाकर डाल दी गई। उसके बाद क्या रखा गया, फॉर टू डील विद, बस इतना ठीक है, इतना सा पॉइंट बहुत है। इधर आ जाओ ध्यान से देखना, हमने लिखा 42nd अमेंडमेंट आया कब है, 1976 में आया। सबसे पहली चीज सर फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा है, ये ऐड हुआ है, हमने कहा ठीक बात है। दूसरा प्रियम्बल में 3 अक्षरों को जोड़ा है, कौन कौन से, सोशलिस्ट है 1 वर्ड, सेकुलर है 2 वर्ड और इंटीग्रिटी है 3 वर्ड, इन 3 वर्ड को याद रखेंगे। उसके बाद डीपीएसपी में 3 आर्टिकल को जोड़ा गया, 39A, 43A और 48A। बोलो बात समझ में आ गई। ये 3 मेजर चीज है जो हमसे एग्जाम में पूछता है, मेजर चीज। ठीक है, अगर एग्जाम में आ रहा है तो ये आपको आंसर लगा के आना ही आना है। ठीक है, इतना सा पॉइंट याद रखोगे। सेकंड वाला क्या है, प्रियम्बल में 3 वर्डों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड एज इट इज याद कर लेना। ठीक है, ये तीनों वर्ड। अच्छा एक ये वाला भी अच्छा है, जहां पे कहता है कि स्टेट लिस्ट से कुछ चीजों को उठाया गया
और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो कौन कौन चीजें, इनको याद जरूर करना है। सबसे पहला, तुमने एजुकेशन ली, सर ली, कहां पर ली? जंगलों में, वाइल्ड लाइफ में ली थी, ठीक है। जस्टिस याद करना है, और वेट और मेजर याद करना है, और कौन सा बच गया? एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, जस्टिस, वेट एंड मेजर, एक और बचा है, कौन सा? फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। बस इतना सा। राइटिंग समझ नहीं आ रही? सब लिखा हुआ है भाई, पीछे लिखा हुआ है। राइटिंग समझ के करोगे क्या? सब लिखा हुआ है पीछे। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, अंडरलाइन कर दिया मैंने कि यहाँ पे सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी है, ठीक है। डीपीएसपी के ये 3 आर्टिकल याद कर लो। स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, बस यही तो लिखा मैंने। हो गया? क्लियर है? 40 सेकंड तक। चल आ गया 43rd, नोट सो इंपॉर्टेंट, बस हल्का सा दिमाग में रख लेना कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू और रिट इशू करने की बात की गई थी, नोट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद 44, ये इंपॉर्टेंट है, 44वां, ठीक है, 44वां स्टेट के अंदर आता है। 44 देखना चाहे ध्यान से। यहां पे एक वर्ड था आर्म्ड रेबिलियन, ये वर्ड यूज किया गया किसके मुकाबले? इंटरनल डिस्टर्बेंस के मुकाबले। इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले वर्ड यूज करते थे, उठा के फेंक कर, चल इसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं? आर्म्ड रेबिलियन यूज कर रहे हैं, आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। मैं कर दूंगा एक बार और, उसके बाद आ जाओ। यहां पर प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी लेकर आनी है तो कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन होना चाहिए, इंदिरा गांधी वाला काम नहीं होना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी का राइट हटाओ, इसे लीगल राइट बना के बाहर भेजो। तो राइट संपत्ति का फंडामेंटल राइट से हटाने का 44 अमेंडमेंट था। सर दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, इधर आओ। हमने लिखा 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इस एक्ट के अंदर सबसे पहली चीज क्या लिखी गई? सबसे पहली चीज ये लिखा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो होगा, इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लेकर आओ? आर्म्ड रेबिलियन लेकर आओ, आर्म्ड रेबिलियन लेकर आओ। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट से संपत्ति का अधिकार हटाओ। फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ये भी हमें याद रखना है। नंबर 3 क्या है भाई, जल्दी से बताओ। नंबर 3 हमने कहा कि प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी लगानी है, प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी लगानी है तो उसका लिखा हुआ एक लेटर उसके पास पहले होना चाहिए, रिटन रिकमेंडेशन बाय कैबिनेट, रिटन रिकमेंडेशन बाय कैबिनेट। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ये 44 था। क्लियर है? क्लियर? आगे चलूं मैं, इधर आ जाओ। अब आता है मेरे पास 45th। क्या याद करने की जरूरत है सर? एक बार देख लेते हैं ना। 8 में वो याद किया, 23 में वो याद किया, अब 45 में वो याद कर रहा हूं। 8, 23, 45, ST, SC, एंग्लो इंडियन, इन सब का अगले 10 साल तक। 8, 23, 45, बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे आ जाओ। 47, 48, 49, 50 नॉट सो इंपॉर्टेंट, 51 इंपॉर्टेंट है। सर कैबिनेट में कौन कौन इंक्लूड होता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, कैबिनेट का मतलब है मंत्रिमंडल, जिनके पास अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है, वो सारे मंत्रिमंडल है, ठीक है। जो पूरी कैबिनेट की स्ट्रेंथ होती है ना, जैसे लोकसभा की पूरी स्ट्रेंथ है, उसका 15% जो है वो प्योर मंत्रिमंडल वाला, जो क्लोज वाले हैं, उनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स है। पूरी लोकसभा के सदन का 15% ले आओ, वो 15% इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री, उसको हम कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनना। अब मुझे यहां पर बस एक वर्ड याद करना है, एक वर्ड कौन सा? 51st अमेंडमेंट। 51st अमेंडमेंट क्या कहता है? 51st अमेंडमेंट कहता है लोकसभा की सीटों का रिजर्वेशन। वैसे ये इतना इंडेप्थ सवाल पूछता नहीं हम लोगों से, पूछता नहीं है, लेकिन लमसम दिमाग में रख लेना। ऐसा कुछ है कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें ST, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, इनके लिए फिक्स की गई हैं, और विधान परिषद के अंदर मेघालय और नागालैंड में फिक्स की गई है, बहुत ज्यादा नहीं है। 52nd बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन, दल बदलू। अगर मान लो मैं तुम्हारी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैंने इलेक्शन जीत लिया, अब जीतने के बाद मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, अब जनता तुम्हें इस पार्टी में रहने के लिए वोट कर रही है, ऐसा हो सकता है तुम्हारे फेस वैल्यू के हिसाब से ना कर रही हो, सिर्फ इस पार्टी की वजह से कर रही हो, तो एक तरह का उसने अपनी पार्टी को धोखा दिया, उसने जनता को धोखा दिया और दल बदल लिया। थोड़ा फास्ट लग रहा है क्या? थोड़ा फास्ट लग रहा है? कोई बात, मैं धीरे कर दूंगा, कोई बात। अरे कोई गल नहीं मित्रों,
स्लो कर देंगे। एंटी डिफेक्शन, बात समझ में आ गई? दल बदलने वाला प्रोसेस जो है 52nd अमेंडमेंट के अंदर, 52nd अमेंडमेंट के अंदर। इधर आओ, इधर आओ। अभी तुमने मेरे साथ, अच्छा अब तुम मैच कर सकते हो उसको। फर्स्ट अमेंडमेंट, अब तुम खुद से लिखो एक बार, कितना याद है फर्स्ट अमेंडमेंट, एक बार लिखना। 50 हमने कर लिए, 50 और करने हैं, मजे मजे में हो जाएंगे। जल्दी से लिखो सर। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो वो था जिसके अंदर मैंने 9 शेड्यूल को जोड़ा था एक, और सोशली और इकोनॉमिकली जो लोग पीछे रह गए थे उनके लिए स्पेशल कुछ काम करूंगा। ये हो गया। नंबर 2 पे आओ सर। नंबर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या था सर? इसके अंदर हमने ये पढ़ा था 7.5 लाख लोगों वाला प्रोसेस एक लोकसभा की सीट के लिए लड़ रहे हैं। हमने कहा ये भी ठीक है। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नंबर 3 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सर। 7th में हमने ये पढ़ा था कॉमन तो हाई कोर्ट हो, कॉमन गवर्नर हो, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो। ये हमने पढ़ा था। बोलो बात समझ में आ गई? उसके बाद आ जाओ नंबर 8 पे। 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 45th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तीनों को एक साथ याद कर लूंगा। 8, 23, 45। यहां पर बात क्या चल रही है सर? एससी के लिए, एसटी के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए, इन सबको रिजर्वेशन देने की बात चल रही है। हमने कहा ये भी बात हमको समझ में आ गई। आगे आ जाओ नंबर 5। अगर मैं 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करता हूँ तो क्या होगा? 10 से दरार तो दादर है। छठे पे आओ, सॉरी 12th, 13th और 14, गोवा, नागा और पुदुचेरी। ये पहले 14 याद हो गए? पहले 14 याद है? हाँ सर अब देख लेंगे, पहले 14 हो गए तैयार। आगे आ जाओ नंबर 7 पे। अब सीधा लेके आते हैं, कितने तक कर लिए? 14 तक, 15। चलो भाई 15th भी बता दो। 15th अमेंडमेंट में क्या पढ़ा था? 15th अमेंडमेंट थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। हाई कोर्ट का कोई बंदा था, हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज 60 से 62 कर दी गई थी। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। नंबर 8 पे आ जाओ। इसके बाद सीधा 21st पे आना। 21st में क्या पढ़ा था? 21st में सर कुछ तो पढ़ा था, जन लैंग्वेज से रिलेटेड है। क्या पढ़ा था सर? सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया है। सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया। हमने कहा सही बात है, 8th शेड्यूल में जोड़ा गया है और 15वीं भाषा है। 15वीं भाषा, ये हमें याद है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। 21st हो गया, अब 25th बता दो। 25th सर 25 में भी हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे ना कुछ डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट से जुड़ा था कुछ, कि अगर 39B और 39C कहीं लगे हों तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 31 वैलिड नहीं होंगे, वैलिड नहीं हो। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, नंबर 9 हो गया। अब आते हैं नंबर 10 पे। अब नंबर 10 क्या कहता है? 31st अमेंडमेंट, ताबड़तोड़ आंसर। 31वां संशोधन हमको क्या कहता है? 31वां कहता है कि लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दो। सीटें बढ़ जाएंगी सर? बढ़ जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? आगे आ जाओ नंबर 11 पर। अगर मैं कहूं 35वां संशोधन क्या कहता है, और अगर मैं कहूं 36वां संशोधन क्या कहता है? 35वां ये कहता है कि सिक्किम को तुम एसोसिएट राज्य बनाओ, एसोसिएट राज्य बनाओ। और 36वां ये कहता है कि सिक्किम को तुम फुल फ्लैज एक स्टेट बना दो। बोलो जी, 36 तक हो गए याद? बोलो हाँ के ना। आगे आ जाओ नंबर 13 पर। 36 हो गए। अब आते हैं सर 40th अमेंडमेंट। क्या कहता है सर? 40 का जीरो नहीं, वो ओशन है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पानी के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। हमने कहा ठीक बात है। नंबर 14 आ जाओ। 42nd अमेंडमेंट क्या क्या कहता है? 42nd अमेंडमेंट 2-3 बातें। पहला स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इस कमेटी ने फंडामेंटल राइट को जोड़ा, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा। उसके बाद सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को शामिल किया गया प्रीएम्बल के अंदर, वो भी इसी की बात है। नेक्स्ट आओ, डीपीएसपी में 3 आर्टिकल को जोड़ा गया, 39A, 43A और 48A, इन तीनों को भी जोड़ा गया। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने कुछ स्टेट लिस्ट से आइटम उठाए और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। कौन कौन से आइटम थे सर? एक देंगे शिक्षा, एक देंगे जंगल, एक देंगे वाइल्ड लाइफ, एक देंगे प्रोटेक्शन, एक देंगे जस्टिस, सॉरी वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर। ये 5 चीजें मुझे याद रखनी है। बोलो भाई 42nd क्लियर हो गए? क्लियर हो गया? इधर आओ। उसके बाद मैंने पढ़ा 44th अमेंडमेंट। क्या कहता है 44th अमेंडमेंट? सर 44 ये कहता है, सबसे पहले जो इंटरनल वर्ड था ना,
इंटरनल रेबिल या इंटरनल रिबेल्स, इसको हमने आर्म्ड रेबिलियन में कन्वर्ट कर दिया। इंटरनल डिस्टरबेंस को हमने आर्म्ड रेबिलियन में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा ठीक बात है। दूसरा, प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी लगानी है, प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी लगानी है तो उसको रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट का, रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट का। बोलो बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट, यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटाया गया था, लीगल राइट बनाया गया था प्रॉपर्टी का। कैसे भाई? इसको 300A भाग 12 में एक लीगल राइट बना दिया गया। इसको रिमूव किया गया था, कहां से? फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था। चलो इतनी बात हमको समझ में आई, थोड़ा आगे आ जाओ। अगर मैं कहूं 52nd अमेंडमेंट के बारे में, तो आंसर में क्या लगाऊं? 52nd अमेंडमेंट कहता है कोई पार्टी में अगर व्यक्ति रह के दल बदलेगा, एंटी डिफेक्शन लगा के उसको खत्म कर देंगे। एंटी डिफेक्शन, इसको जोड़ा गया संविधान में 10th शेड्यूल के अंदर। किस शेड्यूल के अंदर? 10वें शेड्यूल के अंदर। बोलो भाई, यहां तक बहुत आसान, क्लियर है एकदम? अब आगे आ जाओ, और कुछ रह गया उसमें से, उस पेज में से बताओ। ठीक है, यहां तक कर लिया था ना 52nd अमेंडमेंट। 53, 54, 55, 56 नॉट सो इंपॉर्टेंट, अभी के लिए छोड़ सकते हैं। सर एक वीडियो सीए पे मैंने डाल दिया, बना के डाल दिया। 42nd क्या एक्सप्लेन करो एक बार मुझे बताओ दीदी, कौन सा वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है? प्रभात, CAA मींस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा ठीक, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो 42nd जो अमेंडमेंट है ना, 42nd अमेंडमेंट है, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का छोटा रूप है ये, इसको ऐसे भी बोला जाता है। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले, ठीक है, उसके पहले स्वर्ण सिंह कमेटी, पहला पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। किसमें? भाग 4A में, भाग 4A के अंदर। पहला, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, 3 वर्ड को जोड़ा गया प्रस्तावना में। डीपीएसपी के अंदर 3 आर्टिकल को जोड़ा गया, और कुछ आर्टिकल स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जिसमें शिक्षा, जंगल, वाइल्ड लाइफ, वेट और मेजर, और जुडिशरी, इन 5 वर्डों को डाला गया। बस इतना ही तो था। सर थक गए क्या? नहीं थका नहीं यार, मैं कुछ देख रहा था। बात क्लियर है? क्लियर है? आगे आ जाओ। नेक्स्ट है 44 में हमने सारी चीज पढ़ ली थी। अब आता है 52nd, ठीक है? अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है। अब यहां से हम कौन कौन से याद करने हैं? यहां से हमको सीधा याद करना है 61st अमेंडमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत क्वेश्चन पूछा गया। 61st क्या कहता है कि मेरी वोटिंग की उम्र 18 साल होगी। यार शादी की उम्र कितनी होती है? शादी की उम्र कितनी होती है? 35 साल है भैया, 35 साल। कौन कौन है रे? जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है? 21 साल फॉर बॉयज। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जैसे स्कूल में एंटर करते हैं, उसकी शादी की उम्र हो जाती है, बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। तभी तुमने देखा होगा पहले ना 18 साल से अगर कोई नीचे बच्चा है उसको माइनर की तरह ट्रीट किया जाता था पहले, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि डिपेंडिंग अपॉन हिज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ हम उस केस को जज करेंगे। अब ये नहीं है मैं तो अभी 17 साल, 17.5 साल का लड़का हूं, 17.5 साल का लड़का आज की डेट में मेंटल इतना तगड़ा हो चुका है कि हमारी उम्र में, मतलब जो हमारी वाली स्टेज थी, हमारी 21-22 साल का लड़का और आज का 14, 15, 16, 17 साल का लड़का उतनी नॉलेज लेके घूम रहा है। फिजिकली कैसे? कि फिजिकली कितना फिट है, कोई क्राइम करने लायक हिम्मत है या नहीं है, ठीक है? पहले तो बच्चा ना समझ था, उसे कुछ भी कहते थे, हैं मैंने तो नहीं किया यार, मैंने तो नहीं किया, ऐसे 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 पता चलता था। लेकिन आज किसी स्कूल के बच्चे से पूछते भाई तूने किया? क्यों नहीं किया भाई? मैं 8वीं क्लास में करता था। तो मतलब ऐसा वाला है।
ठीक है, तो ऐसे वाला हो चुका है। ठीक है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग पहले स्कूल में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती थी भाई, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में तुम्हें बताऊं, कोई स्कूल का बदमाश लौंडा ही जो होता था वो स्मोकिंग करता होगा। लेकिन आज मैं इतने ज्यादा बच्चों को देखता हूं ना, जब स्कूल की छुट्टी होती है, 11वीं 12वीं 10वीं तक के बच्चे सिगरेट फूक रहे हैं भाई। मुझे लगता है यार ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। बाल मजदूरी क्या होता है? बाल मजदूरी क्या होता है? चाइल्ड लेबर होती है। चाइल्ड लेबर मतलब, बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग स्कूल। अच्छा, तो तुमने क्या लिया था? मेडिकल लिया था? क्योंकि उससे पहले तो बायोलॉजी में कुछ खास ऐसा बता नहीं रहे। ठीक है, अगर 14 से नीचे, मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर 14 ईयर से नीचे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 14 साल से नीचे वाले बच्चों को काम करवाता है, वो चाइल्ड लेबर के अंडर में आता है। लेकिन 14 to 18 ईयर्स अगर वो नॉर्मल कोई काम करे तो उसे चाइल्ड लेबर में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आज तक कुछ नहीं किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो यार, वैसे मुझे लगता है कि देश तो बदल रहा है, लेकिन हर मायने में बढ़ भी नहीं रहा है, बहुत गड़बड़ भी हो रही है। ठीक है, हर मायने में मैं ये भी कहूंगा कि बढ़ रहा है, बहुत मायनों में गड़बड़ भी हो रही है। ठीक है सर, मैं बहुत शरीफ बन गया हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो क्राइम रेट, क्राइम की एज सब बढ़ती जा रही है। पहले जो डर था वो डर नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक तुम्हारे बच्चे होंगे या मेरे मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो जब तक कानून बहुत बदल चुका होगा। और अगर यही चीज को मैं ऐसे देखूं, एक बार मैंने एक एसएसबी दिया था, उसमें मुझसे पूछा भी गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों नहीं रहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों नहीं रहता है, क्यों बदलाव लाना जरूरी है। तो बढ़ते समाज को देखकर हमारा स्टेज जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड क्यों किया जाता है? बिकॉज लोग बदल रहे हैं, लोग कल्चर बदल रहा है, जीने का तरीका बदल रहा है। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। जहां पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रह जाएगा तो वो हमने कहावत सुनी है कि सीधी लकड़ी टूट जाती है। ठीक है, जो बुद्धिमान होता है, जो इस पे फल लदे होते हैं, वो झुक कर रहता है। तो संविधान कुछ चीजों में एकदम अड़ियल है, लेकिन कुछ चीजों में बदलाव लाना भी जरूरी है। खाली बदलाव करना भी गलत है और खाली अड़ियल रहना भी गलत है। तो इन बिटवीन हम रहते हैं, इसीलिए हम अपने संविधान को क्वासी फेडरल बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल, मतलब इन बिटवीन है, इन बिटवीन है। ठीक है, तो पूछा गया था, फिर पता नहीं उन्होंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया मुझे। फिर मैं पूछना चाहता था भाई, क्या सवाल मजे नहीं आया? कुछ नहीं कहा, फिर नाम नहीं आया। चलो जी, 61st अगर बात करते हैं तो 21 से 18 साल वोटिंग की उम्र हो गई, एक बात। बाकी कुछ पढ़ना है? अब 8 पढ़ा था, 23 पढ़ा था, 45 पढ़ा था, अब 62nd पढ़ लो। ये सारे आर्टिकल किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? SC ST एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन से, रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब आता है 64th नहीं पढ़ना है, 65th ये पढ़ना है। 65th अमेंडमेंट 1990। अब थोड़ा सा ना ईयर याद रखना भैया, कि 65वां संशोधन 1990 में आया था। 1990 में आया था, तो यहां पे याद रखना कि नेशनल कमीशन फॉर SC ST बनाया गया था। ठीक है, जनरली जब बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों से, तो उनके लिए पहले एक स्पेशल ऑफिसर बनाया था, फिर ऑफिसर ने जो कुछ बंदे बिठाए थे, फिर 65वें संशोधन में पूरी एक बॉडी बना दी गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। 65वां संशोधन याद रखना। 65th आगे इसका यूज होगा। 66 नहीं पढ़ना है, 67 नहीं पढ़ना है, 68 नहीं पढ़ना है, 69 ये पढ़ना है। 69th अमेंडमेंट 1991 में आया था। ये क्या कहता है कि दिल्ली को एनसीटी का दर्जा मिला। क्या मिला? दिल्ली को एनसीटी का दर्जा। यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इन दिल्ली का दर्जा इसको दे दिया गया। 69th है। तो मैंने क्या पढ़ा सर? मैंने एक तो 61st अमेंडमेंट पढ़ा, कमेंट करो। एक मैंने 65 पढ़ा और एक मैंने 69 पढ़ा। आंसर लगाओ इन तीनों का। 61st में 21 से 18 साल वोटिंग की उम्र, वोटिंग एज। इतनी बात समझ में आ गई। 65th की बात करता हूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये हो गया। 69th में एनसीटी का दर्जा किसको दिया गया? दिल्ली को दिया गया। बोलो भाई, तीनों आर्टिकल समझ में आ गए? ये तीनों अमेंडमेंट समझ में आ गए? ठीक है, क्लियर भाई? आगे चलें, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है 69th कर लिया ना, उसके बाद 70th अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 71st याद करूंगा।
ठीक है। नेशनल, देखो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का मतलब क्या है कि इसको भारत की राजधानी के रूप में आसपास के एरिया में जोड़ के एनसीआर बनाएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दी इन्होंने, ठीक है। जनरली हम लोग एनसीआर बोलते हैं। 69 का ईयर क्या था, रिकॉल करो, 1991, इससे एक पहले जस्ट, ठीक है। इधर देखो 71st अमेंडमेंट की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सर 71st है, 21st में सिंधी किया था, 71st में अभी हम पढ़ रहे हैं, और 92 आगे आएगा, और 96 भी याद करना है। फिलहाल के लिए 2 याद हो गए, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 8वें शेड्यूल में जोड़ा गया था, कुल मिलाकर भाषाएं 18 हो गई थी। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, रटो इसको, ठीक है। आगे आ जाओ। 73rd में पंचायती राज को जोड़ा गया, 74 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा गया। इधर आ जाओ, देखो भाई मैंने 61st में क्या पढ़ा, सर मैंने 61st में पढ़ा था 21 से 18 साल वोटिंग की उम्र। 65th में क्या पढ़ा था, सर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये पढ़ लिया था। उसके बाद 69 में क्या पढ़ा था, सर एनसीटी का दर्जा दिल्ली को दिया गया। 71st में क्या पढ़ा है सर, 71st में जल्दी से, 71st में भाई यहाँ पर एक हमने मिस किया क्या, कोई कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अच्छा मुझे एक चीज और बताना है, एक चीज और बताना, अगर मैं कहूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी हिस्सा ले सकते हैं, कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के लोग हिस्सा ले सकते हैं, ये 70th अमेंडमेंट होगा। शायद हमने पढ़ा नहीं ना, हमने मिस कर दिया। 70th अमेंडमेंट ये रहा, हमने छोड़ दिया था गलती हो से। तो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी और दिल्ली के लोग, मतलब जो चुने हुए लोग हैं, राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। 70th अमेंडमेंट 1992 है, ठीक है। इतनी बात याद रख लोगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, 73rd क्या होता है, 73rd में पंचायती राज है, 74 में म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी, और 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे आएगा, क्योंकि ये जो है भाग 9A में है, सॉरी भाग खाली 9 में है, म्यूनिसिपैलिटी 9A में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में है। इसको भी मैं बताऊंगा बाद में, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें, आगे चलें, यहां तक क्लियर हो गया, 74 तक आगे आ जाओ। अब आता है हमारे पास कौन सा, 75 नहीं करेंगे, 76 नहीं करेंगे, 77 नहीं करेंगे, 78 नहीं करेंगे, आगे आ जाओ। उसके बाद 79 पे आ जाओ सीधा। 79 पे कैसे याद है सर, 8, 23, 45, 62, 79, ये सारे आर्टिकल क्या रिजर्वेशन को लेकर, 8, 23, 45, 62 और 79 याद रख लोगे, क्लियर है। आगे आ जाओ। 80th याद करना है, नहीं करना भाई, ठीक है। 81st याद करने की जरूरत है, अभी फिलहाल के लिए तो छोड़ सकते हैं। आ गया। 82nd नहीं, 83rd नहीं, 85th, हाँ ये देखना है। इधर आओ, देखो अभी मैंने एक चीज पढ़ी है, मैंने कहा कि लोकसभा की सीटें 525 से उठाकर 545 की गई थी। कब की गई थी? 31st के अंदर, 31st के अंदर। अब ध्यान सुनना, लोकसभा के अंदर ना सीटों को फिक्स कर दिया गया 2026 तक, कितनी? 552, कितनी? 552। अब याद रखना उस वक्त की जनगणना जो है वो 1991 के आधार पर किया गया। दोबारा बोलते हैं, दोबारा बोलता हूं, मैंने कहा 84th जो है अमेंडमेंट ये बता रहा है कि लोकसभा की सीटों को फिक्स कर दूंगा, राज्यसभा की सीटों को फिक्स कर दूंगा 2026 तक 1991 की जनगणना के आधार पर। तो जनगणना ये है, इसके आधार पर सीटों को फिक्स किया जा रहा है। हमने कहा करो भाई, लेकिन याद रखना कौन सा, 84। अब आ गया सर 85 कौन सा है? अब ध्यान सुनना, मैंने 65th अमेंडमेंट में क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। ये नहीं है वैसे, प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमोशन बाय वर्च्यू ऑफ द रिजर्वेशन, ये नहीं है। इधर आओ, आगे 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 आगे। एक सेकंड, जो अभी एग्जैक्ट में बोल रहा हूँ वो 89th बोल रहा हूँ, वो 89th बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं अभी रटवाई देता हूँ तुम्हें। पहले मैंने 65th अमेंडमेंट में ये पढ़ा था, ध्यान से सुनो, 65th अभी से 84 रुक जाओ। 65th में ये पढ़ा था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हम लोग बना रहे हैं, हमने कहा ट्रू है। 89th में इन्होंने ये बोला कि नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दो अलग अलग बॉडी हैं, क्यों ना इनको अलग कर दूं, कास्ट अलग कर दूं, ट्राइब अलग कर दूं। हमने कहा कर दो भाई। तो इन्होंने 89th में 65 में एक बॉडी बनाई जहां पर नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, हम मान गए। 89th में इन्होंने क्या कर दिया, इस पूरी बॉडी को अलग कर दिया, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट अलग, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब अलग। हमने कहा ट्रू है, हमने कहा ट्रू। अब ये दो अलग अलग हो गई,
दो अलग अलग हो गई, ठीक है। आर्टिकल नंबर 338 एक, 338A अलग। अब इसी को सुनते रहना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो, अब ये है 102nd अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट, 102 अमेंडमेंट। 102 अमेंडमेंट क्या कहता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। कौन सा है? 338B। मैंने क्या क्या पढ़ा सर, अब फटाफट से बताओ। मैंने सबसे पहले ये किया कि 65वें संशोधन में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बनाई गई। हमने कहा ठीक है, लेकिन इन्होंने 89th अमेंडमेंट में ये सोचा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग होगा। इन्होंने कहा ये भी ठीक बात है। फिर इन्होंने 102nd अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट में नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट अलग है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब अलग है। इन्होंने एक और बॉडी का निर्माण किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 338, ये जो है आर्टिकल नंबर 338A, और ये जो है आर्टिकल नंबर 338B। बोलो बात समझ में आ गई? मैं क्या कहना चाह रहा था, बात क्लियर है यहां तक? इन तीनों बॉडी को कैसे बनाया इन्होंने, ठीक है। अब वापस से चलते, वापस से चलते, कहां थे हम? यहाँ पे थे 89th, नहीं और पीछे था, हाँ 84th मैंने याद कर लिया, लोकसभा की सीटों को फिक्स किया गया। सर बहुत फास्ट हो रहा है क्या? उई रामा बहुत फास्ट हो गया क्या? अभी तो आएंगे उस पे हम, वैसे आएंगे, सिर्फ मैंने इसको याद करवाने के लिए बोला था 89 को। मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं, धीरे करो। मैंने अभी तक इस पेज पे सिर्फ एक याद किया है, 84th अमेंडमेंट। 84th में क्या था, ध्यान से सुनना। देखो मैंने पहले सीटों को बढ़ाया था 31st में, फिर मैंने 84 के अंदर ना, 84 के अंदर मैंने क्या किया, लोकसभा की जितनी भी विधानसभा है उनकी 2026 तक सीटों को फिक्स कर दिया बस। लेकिन जनगणना याद रखना 1991 है, जनगणना याद रखना 1991 है, एक बात, ठीक है। उसके बाद 85 अभी छोड़ रहा हूँ, 85 छोड़ रहा हूँ, उसके बाद 86 पे आ रहा हूं। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इधर देखो, 86 2002 के अंदर आया था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, फ्री। आर्टिकल नंबर 21 का ए, एक तो ये याद रखो, आर्टिकल नंबर 51A का के भाग, ये दोनों याद रखो। बात समझ में? ये कौन सा है? 86। कौन सा है? 86। क्या मैं ऐसे लिखूं? इधर आओ मेरे साथ। 61st अमेंडमेंट, जल्दी से मेरे साथ। 61st अमेंडमेंट, 21 से 18 साल वोटिंग उम्र कर दी गई है, सर हमें याद है। इसके बाद कौन सा बताओगे? 69th बता दो, 65th बता दो, चलो 65th बताओ जल्दी से। सर यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर SC और ST का निर्माण किया गया, ठीक बात है। 69 में NCT का दर्जा दिल्ली को दिया गया। 70वें में दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने की आजादी, हमने कहा ठीक बात है। 71st के अंदर सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कुल मिलाकर 18 भाषाएं हो गई थी, हमने कहा ठीक बात है। 73rd पंचायती राज, 73rd है ये। 74 म्यूनिसिपैलिटी, यहां तक याद हो गया? यहां तक याद हुआ? पहले इतना बताओ मुझे, यहां तक याद होना चाहिए 74 तक, ठीक है। ठीक, अब 84 की अगर मैं बात करता हूं, 84 के अंदर मैंने लोकसभा की सीटों को फिक्स कर दिया 2026 तक, राज्यसभा की सीटों को फिक्स कर दिया 2026 तक। जनगणना कौन सी है सर? 1991 की जनगणना है, 1991 की जनगणना या सेंसस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना सा मुझे। अब 86 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था, जहां पर मैंने कहा 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, एजुकेशन देना। आर्टिकल नंबर 21 का ए, एक तो ये याद कर लेंगे, और आर्टिकल नंबर 51A का के भाग, एक ये याद कर लेंगे, दोनों याद हो जाएंगे। ये 86 तक है। अब एक और याद करूं, एक और याद करूं, बस लास्ट है। 89 कौन सा पढ़ा था मैंने? 89 एक ये भी तो पढ़ा था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसका निर्माण हुआ था 89 में। पैरेलल में क्या पढ़ा था? 65th पढ़ा है। आगे जाके 102 पढ़ेंगे। 102 में क्या बना था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा आराम मिला शरीर को, थोड़ा सा आराम। रिया क्लियर है अभी? बाकी बच्चे जिनको तेज लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल की पॉइंट पकड़ने हैं, अगर वो अमेंडमेंट की पॉइंट तुम्हें पता है तो तुम्हें कोई अटका नहीं सकता। 86 रिपीट करो। देखो यार, पहले क्या होता था मैं बताता हूँ। आर्टिकल नंबर ना 45 में लिखा होता कि 0 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है,
तो फिर बाद में ध्यान आया, उई मैं तो भूल गया, 6 साल का बच्चा तो पढ़ने नहीं जा रहा, फिर उन्होंने चेंज किया। आर्टिकल नंबर 21A और आर्टिकल नंबर 51A का के भाग यानी 11वां। तो ये है पहला वाला पार्ट फंडामेंटल राइट्स का, ये वाला पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का। इन दोनों को 86 अमेंडमेंट थ्रू जोड़ा गया 2002 में। अगर इसका मतलब ये है कि कोई अगर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, कितने 6 to 14 ईयर्स के अंदर, तो कोर्ट में जाएगा, चल पापा कोर्ट में चल, नहीं पढ़ाएगा ना मुझे, चल कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसा वाला, ठीक है, कि कोर्ट में चल, कैसे नहीं पढ़ा रहा है। तो उसके बाद पहले फंडामेंटल राइट बताए, क्योंकि इसमें हम रिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी भी बताई। ड्यूटी का मतलब क्या हो गया कि ये कर्तव्य है तुम्हारा, किसका, हम माँ बापों का, ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। कल को बच्चों पे जबरदस्ती ना करें कि हमने तुम्हें बचपन में पढ़ाया, तुमने हमारे लिए क्या किया। तो ऐसे मुंह फुला के नहीं बैठ सकते, वो कहेंगे कि नहीं मत पढ़ाते, सरकार ने क्या रखा पढ़ाना जरूरी, नहीं पढ़ाते जेल में नहीं जाते, मैंने जेल से बचाया ना तुम्हें, तुम भी तो एप्टीट्यूड में कहोगे ना, तो वो भी कहेगा फिर जेल से बचाया ना तुम्हें, जेल में जाते। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता, आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट में लेके जा सकता था। मतलब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तो तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, कुछ अलग बात कर दी, ना 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 ना, जेल से बचाया तुम्हें, ये ध्यान रखना। तुमने पूरी अपनी जवानी जो है बाहर फ्री आजाद खुले सांस लेके बिताई है, मैं चाहता तो नहीं हो पाता है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अपने बच्चों से थोड़ा क्या है, अब 102 रिपीट, 102 पे तो पहुंचे नहीं है, 102 अभी रुके रहो, वैसे नेशनल में बैकवर्ड क्लास है अभी, लेकिन पहुंचे नहीं है वहां पे, ठीक है। तो बच्चों के लिए बहुत सारे हैं, दाना पानी बंद कर देंगे घर वाले सर, डरने का नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास अपने राइट्स हैं, ठीक है। अब तो तुम जेनजी तुम हो, हाँ सर थोड़े थोड़े, कुछ लोग जेनजी हैं कुछ लोग नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग तो कर देंगे, सर ने बोला था मम्मी पराठे बना दो पराठे, अगर नहीं बनाओगे तो आर्टिकल नंबर 32, वैसा नहीं चलेगा, फिर मम्मी मारेगी फेंक के पराठे तुझे, तो फिर मम्मी देख लेगी, फिर मम्मी देख लेगी। अब मैं उकसा रहा हूं भाई, तुम्हारी तो उम्र निकल गई, तुम तो 14 से पार हो, तुम तो पेरेंट्स वाली कैटेगरी में आने वाले हो बस। अब वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा है, जैसी 14 साल पूरे बाप ने बाल पकड़े, कहाँ जा रहा था, बहुत जेल में फेंक रहे, 14 साल पूरे हो गए, इधर आप तू, अब तू 15वें साल में लग गया, अब तू मेरी तानाशाही देख, ठीक है। तो अब फिर वो स्वागत होगा, अब भेजना जेल में, तो वैसा वाला सिस्टम भी हो सकता है, तो वो थोड़ा देखना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास 89 हो गया है यहां तक, अब आ गया, अब आता है हमारे पास 91st अमेंडमेंट। यहां देखो जी 91st, अब 91st अमेंडमेंट कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कितना बच्चा होना चाहिए, ठीक है, कितना बच्चा होना चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों का, ठीक है। 105 ही है ना, हाँ हाँ भी 105 ही है। देखो 91st अमेंडमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। 91st अमेंडमेंट ये कहता है कि जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो 15% से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, यूनिफॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कैबिनेट में डाल रहे हैं। हमने कहा ठीक बात है, लोकसभा के अंदर होगा तो आर्टिकल नंबर 75 का एक सब क्लोज के अंदर है, और अगर लोकसभा राज्य विधानसभा है यानी राज्य के बारे में आता है 164A का सब क्लोज ए। अब ध्यान सुनना, उन्होंने कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, हमने कहा ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने कहा है कि शुड नॉट बी लेस देन 12, यानी कम से कम अगर तुम्हारे सदन की सदस्यता कम है तो 12 तो मिनिमम करोगे ही, तो ये बात समझ में, ठीक है। आजकल के बच्चे तो पेरेंट थोड़ा सा डांट दे तो सुसाइड करने लगते हैं, यार पेशेंस लेवल खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। आज के दिन हमें पेरेंट्स डालते हैं तो मेरी मम्मी बचपन में पता क्या कहती, बचपन से ही कहती, तो शायद हम लोगों ने वही फॉलो किया कि माँ बाप की डांट तो एकदम किस्मत वालों को मिलती है, हम कहते हम खाएंगे, ठीक है। और माँ बाप की डांट तो घी जैसे लगती है शरीर में, हाँ हाँ हमारे लगी, हमारे फूल फूल के कद्दू हो रहे हैं हम लोग, जितना मर्जी डांट लो, ठीक है, तो खतरनाक बनते जा रहे हैं। मम्मी को तो फिर भी बहुत, ये मैंने देखा है, मम्मी कुछ कहेगी तो मम्मी कहते हैं मम्मी प्लीज यार, मम्मी को रिवर्ट करते हैं हम लोग, लेकिन जैसे पापा बोलते तो ठीक है पापा जी कर, तो फिर मम्मी कहती अब बोल ना, अब बोल, तो हम अपना सारा गुस्सा भी जो है उधर निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, समझिएगा टॉपिक भाई करवा रहा हूं भाई, संजय मेरे भाई, तू तब ब्लॉक हुआ था ना, इसीलिए ब्लॉक किया, ठीक है। तुम करो तो ओके, मैं करूं तो फिर छोड़ू है, आओ इधर। अब हम बात करें 91st अमेंडमेंट के बारे में। 91st अमेंडमेंट क्या कहता है, 91st अमेंडमेंट ये कह रहा है कि 15% मिनिमम रिजर्वेशन होना चाहिए
जो भी, ठीक है, जो भी केंद्र की सरकार है 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर लेकर आओ। हमने कहा ठीक बात है। और अगर तुम विधानसभा के बारे में बात करो 15% तो लेकर आओ, लेकिन अगर तुम्हारी लोग कम है तो मिनिमम 12 तो लेकर आओ। हमने कहा ठीक बात है। 164 का क्लोज ए, 175 का क्लोज ए, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 92nd अमेंडमेंट। मैंने क्या पढ़ा था सर? मैंने पढ़ा था 21st, फिर पढ़ा 71st और अब पढ़ा हूं 92nd। सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। और 92nd के अंदर में क्या डालूं? 92nd के अंदर हमें पढ़ना है बोडो, डोगरी, सैथली, मैथिली। बोडो, डोगरी, सैथली, मैथिली, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे तो अब कुल मिला के भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22। भाषा कौन से शेड्यूल में थी सर? 8वें शेड्यूल में थी भाषाएं, 8वें शेड्यूल में। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे चला जाए, चलो जी अब आगे चलते हैं। 93rd अमेंडमेंट। 93rd अमेंडमेंट क्या कहता है कि स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, इनके लिए। ठीक है, एक हल्का दिमाग में पिक्चर रख लेना कि 93rd अमेंडमेंट सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? 93rd अमेंडमेंट है। आगे आओ। उसके बाद आता 94 नहीं पढ़ेंगे, 95th नहीं पढ़ेंगे, बस हल्का सा देख लेंगे कि 8 में पढ़ा था, 23 में पढ़ा था, 45 में पढ़ा था, 62 में पढ़ा था, 79 में पढ़ा था और अब 95th में पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा हमसे पूछता नहीं। ठीक है, इधर आ जाओ। 96th अमेंडमेंट। अब मैंने क्या बोला? 21 याद रखा है, 71st याद रखा है, 92nd याद रखा है और 96th याद रखा है। 21 में सिंधी लैंग्वेज है, ठीक है, अच्छा 69 का दिया, 62 सॉरी। 71st में मणिपुर, नेपाली, कोंकणी। 92 में बोडो, डोगरी, सैथली, मैथिली। और 96 में इन्होंने बोला है कि सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड उड़िया फॉर उड़िया, एक वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है इतना? ये क्या है? 96th अमेंडमेंट है। 97 अमेंडमेंट। 97th अमेंडमेंट सुनना, मैंने एक वर्ड लिखा था तुम्हें कि 73rd में पंचायती है, 74 में म्यूनिसिपैलिटी है और 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब ध्यान सुनना, एक तो आर्टिकल 19 में मेंशन है, एक आर्टिकल 43 बी में मेंशन है और 9 के भाग बी में आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक मेंशन है। सर नहीं समझ में आया, मैं ये कह रहा हूं ध्यान से सुनकर, सुनते चलो। सबसे पहली चीज मैंने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा सर 92nd अमेंडमेंट में 4 भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, सैथली और मैथिली। इतनी बात समझ में आ गई? सर आ गई। उसके बाद मैं 97 अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये वर्ड जोड़ा गया ना, ध्यान से सुनना। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 43 बी में दिया हुआ है और 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक भारतीय संविधान के भाग 9 बी में मेंशन है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देश है। और ये क्या है? भाग 9 में मेंशन है। ये तीनों जगह पर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन है और इसको 97th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? ये वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला वर्ड मुझे याद रखना है। ठीक है, देखो 92 तो मैंने पढ़ लिया, साथ में मैं 96 पढ़ लेता हूं जहां पे उड़िया वर्ड रिप्लेस करा उड़िया से, एक ये वाला मैं याद रख लूंगा। उसके बाद 97 मुझे याद रखना है। बात क्लियर है? 65th मुझे याद है, उसके साथ 89 मुझे याद है और उसके साथ 102 मुझे याद है। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? 97th अमेंडमेंट, ठीक है, 96th अमेंडमेंट। एक सेकंड, मुझे एक और हल्का सा याद आ रहा है। 92 हो गया है, 93rd थोड़ा सा देख लिया था, 91st हो गया है, 89 हो गया था, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक ये वाला मिस हो गया था, 87th। ध्यान से सुनना, अभी हमने 84th अमेंडमेंट में एक चीज पढ़ी थी, ध्यान से बताना 84 में क्या पढ़ा था? 84 में क्या पढ़ा था? मैंने 84 में ये पढ़ा था कि लोकसभा की सीटों को फिक्स कर दो 1991 की हिसाब से, है ना, ये वाली बात। तब इन्होंने 89th अमेंडमेंट लेके 87th अमेंडमेंट लेके 2003 के अंदर, जहां पर जनगणना 2001 वाली सेट की गई है, लोकसभा की सीटें 1991 जनगणना के हिसाब से सेट कर दो,
लेकिन 87th अमेंडमेंट में ही इसको चेंज करके 2001 की जनगणना के हिसाब से सीटें फिक्स की गई थी। कुछ याद आया? 2026 तक फिक्स की गई थी, कुछ याद आया या ऊपर से गया? दोबारा बताऊं ये वाला, दोबारा बताऊं? देखो इधर देखो 84 में हमने क्या पढ़ा था? 84 में ना हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लोकसभा की सीटों को फिक्स कर रहे हैं 26 तक, 1991 की जनगणना है। फिर 87 में हमने ये पढ़ दिया कि यहाँ पर सीटों को जो तुम फिक्स कर रहे हो ना, जनगणना 2001 ले लो। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं, देखो मैंने अभी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, भाषाओं के बारे में पढ़ा था। मैंने सबसे पहले 21 आर्टिकल अमेंडमेंट लिया, फिर 71 लिया, फिर 92 लिया, फिर 96 लिया। ये सारे इसी से रिलेटेड है, तो ये वाला सवाल हो गया खत्म। अगर मैं लोकसभा की सीटों के बारे में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? मैंने सेकंड अमेंडमेंट पढ़ा था, जहां पर 7.5 लाख लोगों पे एक सीट थी, एक ही एक। दूसरा फिर मैंने पढ़ा 31वां संशोधन, जब मैंने कहा था 325 से बढ़ाकर 345 सीट ले जाओ, मैंने कहा 2। उसके बाद मैंने 84th अमेंडमेंट पढ़ा, जिसमें मुझे ये पता चला कि 1991 की जनगणना के हिसाब से 2026 तक सीटों को फिक्स कर दो, हमने कहा ट्रू। फिर 87th अमेंडमेंट ये पढ़ा कि जनगणना 2001 की होगी और सीटें वही चलती रहेंगी, हमने कहा ट्रू बात। ये लोकसभा की सीटों के बारे में बात हो गया। अगर मैं पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करूं, तो 73rd, 74th और 97 ये 3 अमेंडमेंट इन्हीं से रिलेटेड है, हाँ के ना? क्योंकि ये भाग 9 में है, ये भाग 9A में है और ये भाग 9B में है। बोलो बात समझ में? आगे आ जाओ। अगर मैं 65वां संशोधन लू, 89 संशोधन लू और 102 संशोधन लू, तो 65 में क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग। 102 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये 338, ये 338 का ए और ये 338 का बी। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? सर हाफ पैंट में क्लास ले रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो ठीक है ना, तुम्हें क्या लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे आ जाओ, नेक्स्ट आओ। भाई यहां तक सबको सही समझ में आया? स्पीड ओके? अब 89 क्या था? ये 89 में भी तो पढ़ा था कि नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट अलग करना है, शेड्यूल ट्राइब अलग करना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलो। 98th अमेंडमेंट नहीं पढ़ेंगे, 99th नहीं पढ़ेंगे, 100th नहीं पढ़ना है। 100 थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। 100th अमेंडमेंट और क्लास के ना खत्म होने के बाद रट लेना, जब तक अमेंडमेंट खत्म नहीं हो जब तक कराऊंगा यार। अमेंडमेंट तो खत्म करना ही है मुझे आज। ठीक है, इधर आओ। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहां पे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो मुझे 100 में याद रखना है कि लैंड बाउंड्री बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश है, इंडिया और बांग्लादेश है। ठीक है, थोड़ा और आगे आ जाओ। 101 अमेंडमेंट बहुत बार है कि जीएसटी कब लागू हुआ है? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 128 कॉन्स्टिट्यूशन बिल है ये। अगर मुझसे पूछा जीएसटी बिल कौन सा आया था? 128। लेकिन लागू कब हुआ था? अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 101। कौन सा अमेंडमेंट सर? 246A, 239A, 279A, ये तुम्हारे एग्जाम में आया था, 279A। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? दोबारा बोलूं, 101 जीएसटी अमेंडमेंट आया था, हमने कहा आया था। 128 बिल है, ये भी आया था। आर्टिकल नंबर 246A, 269A, 279A याद रखें। ठीक है, चलें जी आगे, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है 102, तो मैंने देख लिया था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अगर वो कहता है कि एससी बताओ, अगर एससी के बारे में बात करें तो 65वां, अगर एसटी के बारे में बात करें तो 89th, और अगर बीसी के बारे में बात करें 102। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? वर्ल्ड में सबसे पहले यार फ्रांस वाला था ना यार, ये तो फ्रांस वाला था। हम लोग कैनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं, हम लोग कैनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं। फ्रांस सबसे पहला था, हम कैनेडियन फॉलो कर रहे हैं। अब आगे आ जाओ। उसके बाद 103 में क्या बोला था कि आर्टिकल नंबर 15 और 16 को देखकर 10% ऑल गवर्नमेंट जॉब रिजर्व किया जाएगा, हाई ब्रैकेट को छोड़कर। यहां पर इकोनॉमिकली या इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन लेकर बात की जा रही है। कह रहे जितने भी लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस में हैं, उन लोगों को 103 अमेंडमेंट में 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है।
बोलो बात समझ में, बात समझ में। ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं 10% रिजर्वेशन देंगे, 10% रिजर्वेशन देंगे, 103 अमेंडमेंट में है, 102 में बीसी है, ठीक है। अब आ गया 104 अमेंडमेंट क्या कहता है कि जो अभी तक हम पढ़ते आए थे, एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन कर रहे थे, अब एंग्लो इंडियन नहीं रहेगा। एंग्लो इंडियन अब खत्म कर दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो इंडियन को अब खत्म कर दिया गया, कौन सा? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर है, क्लियर है यार। देखो 550 सीट्स जनरली हम पढ़ते हैं, 2 लोगों को नहीं लिया जा रहा, लेकिन सीटें तो 26 तक फिक्स की गई थी, अभी तो पढ़ा था, सीटें 26 तक फिक्स की गई थी 84 और 87 के अकॉर्डिंग। अगर 2 नहीं भी हैं तब भी सीटें तो उतनी ही रहेंगी ना, ठीक है। आगे आ जाओ। 105 क्या कहता है, ये आखिरी है। 105 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को ताकत दी गई है कि किसी भी जगह को या किसी भी लोगों को ओबीसी कैटेगरी में डाल सकता है या वीकर सेक्शन में डाल सकता है, ठीक है। एबिलिटी द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई सोशली और बैकवर्ड क्लास को, मतलब कोई भी राज्य अपना सोशली बैकवर्ड क्लास ढूंढ सकता है, प्रेसिडेंट उसको अपनी ताकत से इस कैटेगरी के अंदर डाल सकता है, बस इतना ही था, ठीक है। अभी आने तो दो, आने तो दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाले था, ये वाले 105 अमेंडमेंट हमें याद रखने हैं, एक बार इनको पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस बात पर डिस्को डिस्को दीवाने कैसे ऐसे ही आता है ना, कैसे आता था, ऐसे ही था, नहीं ये भी नहीं है, ऐसे ही ऐसे था, डिस्को दीवाने, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, रिवीजन तुम अब आराम से करते रहना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मजा आया, एक बार थम्स अप करो। ठीक है यार, 106 वाला भी लिख ही लो, मैं भी वही चेक कर रहा था कि ऐड हुआ है कि नहीं। 106 वाला भी लिख लो। आर्टिकल नंबर 106 क्या कहता है? 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 में ही आया था, जिसके अंदर ये बात बोली गई कि 1/3 जो है सीट रिजर्व की जाएंगी फॉर वुमेन्स लोकसभा। ये भी एक देख लो, सीट रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। ये नारी वाला कर लेना, ठीक है। मैं आ गया, मैं वही चेक कर रहा था, मैं सर्टेन टाइम पहले देखा तो नहीं दिख रहा था ये, तो देख लेना, इतना बस। चलो चलो ठीक है। सर मुझे रेमो सर ने ब्लॉक कर दिया है अपने चैनल पे, इसीलिए मैं आपकी बुद्धिज्म वाली क्लास में कमेंट नहीं कर पा रहा था, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बैठ के आराम से क्लास करो, कोई टेंशन ना लो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे, कल अपडेट करवा दूंगा मैं, स्टेट वाला भी देख लेंगे, ठीक है। चलो ओके।